इसलिए ये जो रफनेस है ना, ये नहीं होनी चाहिए। इस तरह यहाँ पे पहले गैप डिक्रीज होता है और फिर कांस्टेंट होता है, तो लाजिम बात है आपको ग्राफ ऐसा होगा और उसके बाद ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट हो गया था, इस वजह से लाइन हमारी कांस्टेंट बनी। अच्छा, ये वाला भी इसी तरह से बनेगा। ये पहले गैप डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट रहा, फिर इंक्रीज हुआ, तो इसका जो ग्राफ होगा पहले गैप डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट रहा, फिर इंक्रीज हुआ। ठीक है, इस तरह का आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जिन बच्चों को मैंने कमेंट में बोला था कि बेटा आप लोगों के ग्राफ स्मूथ होने चाहिए, इसके लिए ये चीज मेरा ख्याल रखना। अली बेटा, गूगल क्लासरूम के ऊपर नहीं है हमारा कंटेंट। आप अगर अपने ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, तो वहाँ ड्राइव का एक लिंक डला हुआ है। उस ड्राइव के लिंक के ऊपर अगर आप जाओ, तो ये गूगल ड्राइव में मैंने तमाम लेक्चर्स आपके अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ से आप अपना लेसन जो है वो रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कैलिब्रेशन कर्व्स होते हैं, और इसके सवालात मैंने बताया था किस तरह के आते हैं। या तो डायल बना हुआ होगा और आपसे कर्व बनवाया जा रहा होगा, या फिर कर्व बना हुआ होगा और डायल बनवाया जा रहा होगा। दोनों में से वाइस वर्सा पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, वंस यू डन विद द कैलिब्रेशन कर्व्स, अब हमारे पास एक चलो के अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, जिसको हम डिस्कस करेंगे एरर एंड एक्यूरेसी। एरर, प्रिसिशन, एक्यूरेसी और अनसर्टेनिटी, ये चार चीजें हैं इसके ऊपर हमने बात करी। मैं हेडिंग डालता हूँ, उसके बाद फिर हम डिस्कशन करते हैं कि हम किन दो चीजों को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमारी आज की जो डिस्कशन होगी वो होगी प्रिसिशन और एक्यूरेसी के दरमियान में डिफरेंस में। Okay? What is the difference between precision and accuracy? To a lot of us, these two words are pretty much similar, and we interchangeably use them. But sometimes we call things which are precise as accurate, and sometimes we call things which are accurate as precise. ये बंदा बहुत precise answers दे रहा है, से कभी कभार उसको बोलना चाहिए था कि ये बहुत accurate answers दे रहा है। तो there is a difference between precision and accuracy. Physics के terms में तो काफी ज़्यादा बड़ा फर्क है। तो the way we understand precision and accuracy, जरा थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कराता हूँ। मैं डिफरेंसेस के तौर पे जो है वो हेडिंग्स डाल के बता देता हूँ, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे। भाई देखिए, the very first thing regarding precision is the definition of precision. देखो, when you say that things are precise, precision basically means how close the values are with one another. प्रिसिशन का मतलब होता है आपकी जो वैल्यूज हैं, जो आंसर है, एक दूसरे से कितना नजदीक है। मैं अगर 5 वैल्यूज निकालता हूँ, तो 5 वैल्यूज प्रिसाइज उस वक्त कहलाएंगे जब वो पांचों की पांचों एक दूसरे से बहुत नजदीक हो, या फिर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में मुझे वो मेंशन हुई हुई हो। When I say I'm very precise, this means I am
very much, my answers are very much close to one another, or I am telling my answer to a large number of decimal places. मैं अपने आंसर को बहुत ज्यादा डेसिमल प्लेसेस में बता रहा हूँ, उस वक्त मैं बोलूंगा कि मैं बहुत ज्यादा प्रिसाइज हूँ. कि अगर एक बंदा मुझे आके बोलता है कि सर मेरे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का मैंने डिस्टेंस निकाला, मिसाल के तौर पर फिजिक्स की लैब हो रही है और उसमें कोई स्टूडेंट आके बोलते सर आई डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एज 15.3 सेंटीमीटर्स. ठीक है, यू आर प्रिसाइज, या ठीक है, योर वैल्यू, आई गेट योर वैल्यू. अगला बच्चा मेरे पास आके क्या बोलता है, बोलते सर आई आल्सो डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एंड दैट इज 15 सेंटीमीटर्स. बोलूंगा यार ठीक है, लेकिन तुम थोड़ा कम प्रिसाइज हो. उसने मुझे 15.3 डेसिमल के बाद एक प्लेस तक आंसर बताया है, उसकी प्रिसिशन ज्यादा है, तुम्हारी प्रिसिशन थोड़ी सी कम है. एक और स्टूडेंट आता है, वो मुझे बोलता है सर ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो है 15.32. मैं बोलूंगा ये तो उससे भी ज्यादा प्रिसाइज है, ये तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक मुझे जाके बता रहा है कि वहां पे वैल्यू क्या एग्जिस्ट करती है. सही है? तो ये जो चीज है, ये अंडरस्टैंडिंग है प्रिसिशन की. 2 तरीकों से देखी जाती है प्रिसिशन के भाई, हाउ it tells how close the values are to one another. सही, ये चीज आपकी प्रिसिशन होती है. The number of decimal places and the value add to the precision of it. तो मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई if I say the value is 23.1 centimeters, और बल्कि उसको ऐसे लिख देता हूँ 23 centimeters, 23.1 centimeters, 23.14 centimeters. So this way I'm actually increasing the precision. See, precision increases. The greater the number of decimal places, the larger is the precision. इसीलिए हमारे पास जो मीटर रूल है, मेजरिंग टेप है, they're not very much precise. डेसिमल के बाद एक प्लेस तक बताते हैं सेंटीमीटर्स में. वर्नियर कैलिपर उससे ज्यादा प्रिसाइज है. वर्नियर कैलिपर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक बताता है सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर तक आंसर देगा. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक बताता है सेंटीमीटर्स में, 0.0000001 सेंटीमीटर तक आंसर देगा आपको. सही. तो यहाँ पे आपके पास जब भी इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से देखें, तो आप ये बोलते हो कि भाई एक मीटर रूल एक तरफ वर्नियर कैलिपर होगा, और एक तरफ माइक्रोमीटर होगा. तो मीटर रूल गिव्स यू टू 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर gives you value to 0.01 centimeter, and screw gauge gives you value to 0.001 centimeter. तो ये भी प्रिसिशन बढ़ रही है. Instruments become more and more precise. See? कि when you say the word precise, you mean कि exactly वही बताओ, जो है वो बताओ आंसर. तो अगर कोई बोलता है 21, कोई बोलता है 21.1, कोई बोलता है 21.15, कोई बोलता है 21.153, तो जितने डेसिमल प्लेसेस बढ़ाते जा रहे हो, उस अपने आंसर की
आप प्रिसिशन बढ़ा रहे हो, आप बोलोगे एग्जैक्टली बोल रहे हैं तो ये आंसर है, बहुत ज्यादा नंबर डेसिमल प्लेस तक आप आंसर देना शुरू हो जाए। अच्छा, लेकिन इफ आई एम सेइंग आई एम वेरी मच प्रिसाइज, इट डजंट मीन कि आई एम एक्यूरेट। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं प्रिसाइज हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक्यूरेट भी हूँ। देयर इज अ डिफरेंस इन बीइंग प्रिसाइज एंड बीइंग एक्यूरेट। When I say I'm accurate, I mean how close I am to the true value. Accuracy का ताल्लुक इस बात से है कि आप अपने असली आंसर तक कितने नजदीक हो। जिस चीज को मेजर कर रहे हो उसका ओरिजिनल आंसर क्या था और आपका आंसर क्या है, उस चीज को आप एक्यूरेसी से मेजर करते हो। मतलब एक स्टूडेंट जो ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस 23.14 सेंटीमीटर लेके आया, वो प्रिसाइज है, लेकिन हो सकता है वो एक्यूरेट ना हो। क्योंकि हो सकता है जो मैंने उसको एक मटेरियल दिया हो जिसकी लेंथ उसे मेजर करनी थी, उसकी लेंथ 23 हो ही नहीं, उसकी लेंथ तो हो मिसाल के तौर पे 35। Even though he's very precise, he's giving me answer to 2 decimal places, but he's not accurate. उसका आंसर असल आंसर से डिफरेंट है। भले वो मुझे 10 डेसिमल प्लेसेस तक भी आंसर लाके दे दे, लेकिन I won't say that you are right. I would still say that you are wrong. You're not accurate. Because if I am saying that you are accurate, this means I mean that your answers are your answer is very close to the true value. अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 9.8 है, कोई बंदा कैलकुलेट करके लाके मुझे वैल्यू दे दे भाई 5.418362955354, तो बोलूंगा भाई क्या कर रहे हो, अर्थ की वैल्यू 9.8 है, तो मुझे इतने डेसिमल प्लेसेस तो लाके दोगे, मैं क्या करूंगा इसका, आंसर ही ठीक नहीं है, कितना ही प्रोसेस हो जाओ। बोलेगा सर देखे ना, मैंने डेसिमल के बाद 11 प्लेसेस तक आपको आंसर लाके दिया, कैलकुलेटर में जो लिख रहा नजर आ रहा था सब कुछ लिख दिया मैंने। आप बोल लेंगे मैं खुश नहीं हूँ उससे, ला के दे दे इतने डेसिमल प्लेसेस तक, बोलूंगा भाई सही है आपने डेसिमल प्लेसेस तक ला के दिया, आप प्रिसिशन आपकी अच्छी है, लेकिन मैं क्या करूंगा इस प्रिसिशन का, आपकी वैल्यू ही गलत है। अर्थ की ग्रेविटी तो 9.8 होती है, आप तो मुझे जो बता रहे हैं वो तो कुछ और बता रहे हैं। तो बात सारी ये है, when you use the word accuracy, you're not talking about how many decimal places you have or how close the values are to one another. You're talking about how close the values are to the true value. जब तक असल वैल्यू नहीं पता होगी, आप नहीं जज कर सकते कि आपका आंसर एक्यूरेट है या नहीं। आप प्रिसिशन तो बता सकते हो, आप एक्यूरेसी नहीं बता सकते उसकी। एक्यूरेसी के लिए रेफरेंस होना जरूरी है। It tells how close the values are to the true या actual value. That is what you mean by accuracy. The number of decimal places do not increase accuracy. If the measured value is far from the true value. आप एग्जांपल दे सकते हो कि भाई if the true value for gravitational field strength is 9.81 newtons per kilogram और कैंडिडेट ए एक आंसर ला के देता है और एक कैंडिडेट बी आंसर ला के देता है, candidate A gives you an answer like 5.453219 newtons per kilogram and candidate B gives you answer like 9.75 newtons per kilogram. So I would say कि भाई this one's precise. सही, A candidate is precise but accurate B है.
सही, ये एक्यूरेट है. Above one, candidate A is not giving you an accurate answer. I don't care how many decimal places he gives his answer in. What I do care about is it close to the true value or not. सही, तो एक्यूरेसी के लिए इस चीज को देखा जाता है. एक्यूरेसी का ताल्लुक असल में इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा नहीं होता. एक्यूरेसी का ताल्लुक होता है कि आपका प्रोसीजर क्या है, आपकी इक्वेशंस क्या है. आप भले अच्छे से अच्छा हाईली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर ले, लेकिन अगर आप उसे गलत यूज कर रहे हैं, आपको रीडिंग लेनी नहीं आ रही उससे, तो वो आपको एक्यूरेसी बढ़ा के नहीं देगा. आपको प्रिसिशन दे सकता है लेकिन आपको एक्यूरेसी नहीं दे सकता. मतलब एक छोटा सा ब्लॉक है, 5 या फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बॉल बेरिंग है, बॉल है 3 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है. उस 3 सेंटीमीटर के डायमीटर वाली बॉल को आप मीटर रूल से भी मेजर कर सकते हो, आप वर्नियर कैलिपर से भी मेजर कर सकते हो, आप स्क्रू गेज से भी मेजर कर सकते हो. सही, आप इन तीनों चीजों से आप उसकी मेजरमेंट्स कर सकते हो. छोटा सा 3 सेंटीमीटर का डायमीटर अगर आपके पास, या अगर 2 सेंटीमीटर डायमीटर की बॉल है, चलो 2 सेंटीमीटर कर लो. सही, आप तीनों इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो उसे. लेकिन आपके इंस्ट्रूमेंट्स प्रिसिशन बढ़ा रहे होंगे, एक्यूरेसी नहीं बढ़ाएंगे. अगर आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इस्तेमाल करना नहीं आता, या वर्नियर कैलिपर किसी बंदे को इस्तेमाल करना नहीं आता, या रीडिंग उसने गलत ले ली उसमें से, तो इंस्ट्रूमेंट का क्या कसूर है इसमें? इंस्ट्रूमेंट तो अच्छा था, इसमें तो मसला आपका है. तो ये चीज याद रखना कि एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपका प्रोसीजर, आपकी इक्वेशंस, ये करेक्ट होनी चाहिए. Accuracy generally depends upon the method of measurement, and equations. इन चीजों पे डिपेंड करती है एक्यूरेसी. जबकि प्रिसिशन डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रूमेंट. प्रिसिशन का ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट से होता है. आप कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उतना प्रेसाइज आंसर दे सकेंगे. जो बंदा मीटर रूल से बॉल का डायमीटर निकाल रहा होगा, वो इतने अच्छा आंसर नहीं दे सकता जितना एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वाला स्टूडेंट है. वो डिपेंड कर रहा है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर. प्रिसिशन डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रूमेंट, इट डज. उसमें फिर बायस्ड इफेक्ट आ जाएगा कि अगर एक बच्चे को मैं मीटर रूल दे दूं और एक को माइक्रोमीटर स्क्रू गेज दे दूं, फिर मुझे मैं बोलूँ एक बच्चा बोल रहा है कि सर मेरा आंसर ये आ रहा है और अगला ये आ रहा है, तो जो बेचारा मीटर रूल से कर रहा होगा उसके साथ बायसनेस होगी. तो सर आप मुझे भी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज देते, देखते हैं मैं आपको कितना जबरदस्त आंसर निकाल के देता. मेरा इंस्ट्रूमेंट दे ही नहीं सकता तो डेसिमल प्लेसेस तक, तो मैं क्या करूँ? तो ये दोनों चीजों में फर्क है, प्रिसिशन और एक्यूरेसी में डिफरेंस है. इसको एक एग्जाम्पल से और स्ट्रेंथन करते हैं, और इसके कुछ ग्राफ्स है उसके ऊपर हम बात करेंगे. इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. यहाँ तक अगर किसी को कोई बात में मसला हो, प्रिसिशन और एक्यूरेसी में फर्क अगर ना समझ में आया हो, तो वो पूछ सकता है मुझसे. सही है भाई, अगर नहीं सवाल है तो अच्छी बात है.
तो आप लोगों ने डार्ट बोर्ड्स तो देखे होंगे ना, डार्ट बोर्ड्स आपको पता है कि उसमें रिंग्स बने हुए होते हैं, आप डार्ट फेंकते हो और जहां जाके डार्ट हिट करता है जिस रिंग के अंदर, उसके हिसाब से आपको स्कोर मिलता है। तो अज्यूम करो ये एक डार्ट बोर्ड है, सही। सबसे पहली ट्राई मुझे मिलती है डार्ट बोर्ड की तरफ डार्ट्स फेंकने के लिए, और लेट्स से मैं जब डार्ट्स फेंकता हूँ, मैं एक नूब प्लेयर हूँ, बिल्कुल बिल्कुल नूब, जिंदगी में पहली मरतबा मेरे हाथ में डार्ट्स पकड़ाए गए और डार्ट बोल दिया गया, ठीक है, मार के देखते भाई शायद लग जाए। 3 डार्ट्स मुझे दिए गए थे कि भाई आप अपनी किस्मत आजमाएं, अब देखें। मैंने डार्ट जैसे फेंके, मेरा एक डार्ट इधर गया, एक डार्ट इधर गया, और एक डार्ट इधर आ रहा है। तो बिल्कुल ही ना कि अगर मैं थोड़ा सा भी आगे पीछे करता तो शायद बाहर ही जाते। लगना कहाँ चाहिए था, इधर, सही। सेंटर्स जो है इसके, ये असल है, these are the bullseye, यहाँ मारना था मैं। अब मेरे कहा डार्ट जा रहे हैं भाई, बिल्कुल कॉर्नर्स में। तो मैं अपने मामले में ना प्रिसाइज हूँ ना एक्यूरेट हूँ। प्रिसाइज क्यों नहीं, मेरे तीनों डार्ट्स एक दूसरे से अलग अलग, एक कहीं एक कहीं एक कहीं। एक्यूरेट क्यों नहीं हूँ भाई, सेंटर से जो बहुत दूर है। तो आई एम नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, ना प्रिसाइज ना एक्यूरेट। जिस बंदे ने ग्रेविटेशन के एक्सपेरिमेंट किया था, तो अगर उसकी वैल्यूज को देखो तो उसकी वैल्यूज ऐसे होंगी कि भाई ग्रेविटी तुम्हें पता है 9.8 होती है, उसका एक आंसर आएगा 11.5, एक आएगा 14.3, एक आएगा 4.5। ये आंसर है इसके, बिल्कुल सिरे से इनका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। तो डाटा इज वेरी मच स्कैटर्ड, बिखरा हुआ डाटा, सही। ओरिजिनल वैल्यू के भी नजदीक नहीं है, और पता नहीं इधर उधर बिखरा हुआ है, नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। फिर हमने किसी और स्टूडेंट को चांस दिया, सही। कोई और स्टूडेंट आए, उनको शायद थोड़ा सा खेलना आता था, लेकिन थोड़ा ही वक्त हुआ था उनको खेलते हुए। उन्होंने 3 डार्ट्स लगाए ऐसे, ये प्रिसाइज तो है, एक्यूरेट नहीं है। इनके तीनों हिट्स एक दूसरे के बहुत नजदीक लगे, अगर ये सेंटर पे लग जाते तो क्या ही बात होती, लेकिन सेंटर से दूर लगे। तो दिस स्टूडेंट इज प्रिसाइज but he or she is not accurate। इनकी मिसाल कैसी है कि भाई जो बंदा ग्रेविटेशन की फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था, आंसर्स लेकर आता है 14.3, 14.4, 14.5, करीब तो है अपने आंसर्स को लेके, लेकिन एक्यूरेट नहीं। आंसर होना चाहिए था 9.8, आंसर आ रहा है 14 में, एवरेज 14.4 बन रहा है, कहाँ 9.8 कहाँ 14.4, सिमिलैरिटी का तो दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है। So this was precise but he's not accurate। फिर तीसरे बंदे को ट्राई दिया भाई, इनका मामला ये है कि ये थोड़ा सा खेलने वाले हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस वगैरह थोड़ी सी मुनासिब है हमारे मुकाबले में। इन्होंने 3 हिट्स लगाए ऐसे, he is accurate somehow because his average is somewhere close to the center, लेकिन स्कैटर अभी भी नजर आ रहा है, स्कैटर अभी भी एग्जिस्ट करता है। ही इज accurate to a very large extent, क्योंकि भाई
वैल्यू सेंटर के काफी नजदीक है, लेकिन ये कहना कि ये प्रिसाइज है, ये बात नहीं, ये बहुत गलत है। दिस वन इज एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। नंबर की फॉर्म में अगर मैं इनकी एग्जांपल दूं तो भाई इनके आंसर्स कुछ ग्रेविटेशन के ऐसे होंगे। 9.8 ओरिजिनल है, इनका आंसर आएगा 7.9, 10.3, सही है, 10.8, 7.9, 10.3 एंड 10.8। तो स्कैटर तो नजर आ रहा है, 7.9, 10.3, 10.8, एवरेज आ रहा है कहीं 9.6 पे। ओरिजिनल 9.8 था, इनका एवरेज 9.6 आ रहा है, 9.6, 9.7, तो ये एक्यूरेट तो है। एवरेज निकालेंगे तो बहुत नजदीक आ जाएंगे, 9.66667 बन रहा है इस चीज का एवरेज। तो एक्यूरेसी में बोलूंगा कि हाँ ठीक है बेटा, तुम्हारी एक्यूरेसी सही है, ये खराब नहीं है, 9 के तो नजदीक ही घूम रहा है, लेकिन ये है कि प्रिसिशन खराब है। कभी वैल्यू 7.9 निकाल लेते, कभी 10.3, कभी 10.8। चलो 10.3 और 10.8 तो फिर थोड़ा हजम होने वाली बात है, लेकिन ये 7.9 कहाँ से आ गया? ऐसे आंसर्स होते हैं प्रिसाइज, तो ऐसे आंसर्स एक्यूरेट होते हैं लेकिन प्रिसाइज नहीं होता। देखिए आखिरी, ये है चीता, प्रो प्लेयर, ये मतलब नेशनल्स खेल के आया है। उसने हिट किया, उसने बोला यार मैं आंख पे पट्टी बांधता हूँ, तुम लोगों को दिखाता हूँ कैसे खेला जाता है। उसने तीनों हिट्स इधर लगा, द प्रो प्लेयर। तो भाई ये हमारे पास एक्यूरेट एंड प्रिसाइज बोथ, इसके आंसर्स ऐसे होंगे भाई। 9.8 ओरिजिनल है, 9.7, 9.5, 9.9, इस तरह के आंसर्स होंगे इसके। एक्यूरेसी में भी अच्छा, प्रिसिशन में भी अच्छा। तो ये चीज डार्ट्स के कॉन्सेप्ट से प्रिसिशन और एक्यूरेसी मैंने समझा। अब बनते हैं इनके ग्राफ्स। एग्जामिनर अक्सर इनके ग्राफ्स देके पूछता है कि बताइए कि ये जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है कि डेटा प्रिसाइज है या एक्यूरेट है या किस तरह से। मैं जरा कॉपी कर दूं सारों जगह पे। चलो, तो ग्राफ किन दो चीजों के दरमियान में बनेगा? ग्राफ बनेगा नंबर ऑफ रीडिंग्स और वैल्यू के दरमियान। कितनी रीडिंग्स ली गई और वैल्यू क्या थी उसकी, कि भाई 9.8 कितनी मरतबा आया, 9.7 कितनी मरतबा आया। क्योंकि आप ये तो, हम तो खैर लैब के अंदर 2 से 3 मरतबा परफॉर्म करते हैं किसी चीज को, लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो जब कोई चीज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और खासतौर पर जब कंप्यूटर सिमुलेशन होती है, तो 2-3 मरतबा नहीं होता, तकरीबन 100 150 मरतबा चीजों को देखा जा रहा होता है। क्योंकि उनके लिए तो फिर रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना, डाटा बहुत ज्यादा होना जरूरी होता है, छोटा मोटा डाटा नहीं होता। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक रिसर्च वर्क के ऊपर काम किया था, तो उसमें हमने विंड वेलोसिटी की एनालिसिस की थी। आपको शायद पता हो या ना पता हो, जमपीर एक एरिया है सिंध का, जहाँ पे विंड टर्बाइंस लगे हुए हैं। तो मेरा जो रिसर्च वर्क था वो ये था कि जो विंड टर्बाइंस लगे हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस
को चेक करना था और ये देखना था कि इनकी परफॉर्मेंस जो है उसका जो ग्राफ है, विंड की वहाँ पे प्रेजेंस और टरबाइन की परफॉर्मेंस का ग्राफ किसी स्पेसिफिक मैथमेटिकल कर्व को फॉलो करता है या नहीं करता, ताकि हम प्रोडिक्शन कर सकें कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये एस्टिमेशन कर सकें। तो उसमें हमने 1 साल का नहीं, तकरीबन 5-5 साल का डाटा यूज़ किया था और डेली एवरेज डाटा था तकरीबन 365 वैल्यूज़ आपके पास 1 साल की मौजूद थी। 5 साल के डाटा के ऊपर एनालिसिस हुई थी और देखा गया था कि भाई 5 सालों के अंदर इसका एवरेज ट्रेंड क्या चल रहा है। उसके बाद फिर चेक करके बताया गया था कि हाँ भाई ये वाला कर्व फिट होता है, ये वाला कर्व फिट नहीं होता, या भाई पैटर्न बिल्कुल हैपेजर्ड है, फिटिंग का कोई चांस ही नहीं है, आप जेन्युइन प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आपको कोई और प्रोडक्शन टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसमें डाटा की एनालिसिस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों के जो ग्राफ बनते हैं वो कुछ ऐसे हैं कि भाई मिसाल ले लीजिए कि हमारे पास ये थी ट्रू वैल्यू, see this is the actual value, this is the true value over here. तो ग्रेविटी थी मिसाल के तौर पे 9.8 थी, ये वैल्यू 9.8 है, इमेजिन कीजिए। हमारा जो डाटा आया वो कैसा आएगा, हमारा डाटा ऐसा आएगा, बिल्कुल इस तरह कि भाई एवरेज वैल्यूज भी नहीं है, जो रिजल्ट्स का डाटा है उसका जो एवरेज आंसर आ रहा है वो ट्रू से दूर है, और ग्राफ बहुत फैला हुआ है, सही स्कैटर है ग्राफ के अंदर। ये स्कैटर बता रहा है कि आपकी प्रिसिशन बहुत खराब है, आपकी बहुत छोटी वैल्यूज भी आ रही है, बहुत बड़ी वैल्यूज भी आ रही है। मतलब इतने सारे आंसर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो 9.8 भी कहीं ना कभी आ जाएगा उस बंदे का, लेकिन बहुत छोटी वैल्यूज भी हैं, बहुत बड़ी वैल्यूज भी हैं, लेकिन जो एवरेज निकल रहा है वो ट्रू से बहुत दूर आ रहा है। तो when you are neither precise nor accurate, the graph looks like this somewhat. If you are precise but you're not accurate, तो graph looks like this. कि भाई जो आपका एवरेज आ रहा है, वो कहीं इधर आ रहा है। अच्छा ये राइट पे भी हो सकता है, लेफ्ट पे भी हो सकता है, मैंने जनरल लेफ्ट बना दिया क्योंकि वो जो जगह ज्यादा नजर आ रही थी वहां पे, लेकिन डाटा स्कैटर्ड नहीं है, देयर इज वेरी लेस स्कैटर्ड, प्रिसिशन अच्छी है, सारी वैल्यूज करीब करीब है, ज्यादातर एक दूसरे के नजदीक वैल्यूज है, लेकिन मसला ये था कि वो वैल्यूज जो आ रही है वो सही वैल्यूज नहीं आ रही है, वैल्यूज खराब है। तो एवरेज जो है वो ट्रू के नजदीक नहीं आ रहा। अच्छा, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, इसका ग्राफ ऐसा बनता है कि एवरेज आंसर ट्रू के नजदीक है, एवरेज वैल्यू ट्रू के नजदीक है, लेकिन स्प्रेड है ग्राफ के अंदर क्योंकि स्कैटर मौजूद है, वैल्यूज कम ज्यादा है हो रही है, लेकिन मामला ये है कि ऑन एवरेज आपको आंसर वही मिल रहा है जो होना चाहिए था। और प्रिसाइज और एक्यूरेट दोनों मामला थे। जो है आपके पास इस तरह का बन गया सामने कि दिस इज द एवरेज वैल्यू और ये आपके पास ट्रू वैल्यू आ गया। तो स्कैटर भी बहुत कम आपके पास आ रहा है और जो वैल्यू है वो भी ट्रू वैल्यू के बहुत ज्यादा नजदीक आई भी है। इस तरह के आपके पास ग्राफ्स आते हैं, एग्जामिनर जो है वो क्या करता है, ये ग्राफ्स दे देता है आपको, और इन ग्राफ्स को देख के आपने पहचानना होता है कि भाई whether you are precise or accurate not। अब बोलते आपको ये पूछता है कि भाई what can you say about the results by looking at these graphs।
तो आप वहां से देखते हो कि हाँ भाई प्रिसिशन है अच्छी है नहीं है, एक्यूरेसी है अच्छी है नहीं है, उस चीज के ऊपर सारी बात हो रही है। इसमें कोई मसला, कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लो आपको। कोई क्वेरी नहीं है, सारी चीजें क्लियर है, सब कुछ है। अच्छा सवाल, कैन यू शो बी अगेन प्लीज। अली बी मेरे ख्याल से आप इस चीज की बात कर रहे थे। मैं शायद आपका उस वक्त मैसेज पढ़ नहीं सका था, मैंने अभी देखा। अच्छा यू कैन, फिर अशद यू कैन टेल एक्यूरेसी until you don't know the answer. Exactly अशद, you cannot tell whether you are accurate or not until you know the answer. मतलब मुझे अगर कोई बंदा आके बोले सर वो अपना ये जो रॉड रखी हुई है ना, इस रॉड की जो लेंथ है ये 50 सेंटीमीटर की है, अब मेरे पास आपकी बात पे भरोसा करने के अलावा कोई चांस नहीं है कि भाई ठीक है होगी बेटा 50, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि आंसर सही है या गलत है, इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है। अब बोले सर मैं बोल रहा हूँ ना ये 50 सेंटीमीटर की लेंथ, कि बेटा आप बोल रहे तो मैं मान लेता हूँ 50 सेंटीमीटर की लेंथ है। हाँ जब तक मैं मेजर नहीं करूंगा, मेजर करने के बाद मेरे पास रेफरेंस आंसर है, मैं बोलूंगा नहीं भाई अगर 50 नहीं है तो मैं बोलूंगा बेटा आप रॉन्ग, योर आंसर इज नॉट एक्यूरेट, ये 60 सेंटीमीटर थी। अगर 50 होगी बाकी तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा आप एक्यूरेट हो। सही, सर्किल डायग्राम और ग्राफ अलग है ना बासिम। सर्किल डायग्राम्स और जो ग्राफ्स बने हुए ना वो एक ही चीज के बने हुए हैं, मतलब जो मैंने सर्किल डायग्राम दिखाया डार्ट का उसी के हिसाब से मैंने ग्राफ ड्रॉ किया नीचे। उमर मैंने उस वक्त यही कहा था बेटा कि मैंने एक जनरल रैंडम बना दिया यहाँ पे, इसको राइट और लेफ्ट कहीं पे भी बना सकते हो आप, अगर चाहो तो इस पूरे ग्राफ को आगे की तरफ शिफ्ट करके बना सकते हो, क्योंकि जो वैल्यूज है मैं समझ गया आप इस वजह से बोल रहे हो ना कि जो वैल्यूज है वो थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही हैं, वो 14 आगे की तरफ है, तो आप चाहो इसको पूरा आगे की तरफ भी शिफ्ट करके बना सकते हो, कोई मसला नहीं है, ये इधर इधर भी बन सकता है, देयर इज नो इशू इन दैट। मैंने तो इसलिए बना दिया था, मुझे वो जगह थोड़ी ज्यादा दिख रही थी इसलिए मैंने उधर बना दिया, वरना और वहां मुझे बनाने का कोई मकसद नहीं था। अब इधर बना दो उसको, ऊपर की वैल्यूज के हिसाब से, फिर ये ना कि जस्टिफाई हो जाएगी। जी अरीशा, अरीशा हाइट ऑफ द ग्राफ डजंट बेसिकली टेल यू अबाउट प्रिसिशन, द नैरोनेस ऑफ ग्राफ टेल्स यू। मतलब भले हाइट कम हो, हाइट तो ये बता रही है कि डाटा कितना सारा, कितनी सारी वैल्यूज ऐसी हैं जो इसके नजदीक आ रही हैं। असल में जो वो है ना स्लिमनेस ऑफ ग्राफ, ग्राफ जितना स्लिम होगा, भले हाइट पे ना हो, स्लिम हो, हाइट तो ये बताएगा कि आपने बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया, ग्राफ जितना स्लिम होगा उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा, जितना फैट होगा ग्राफ उतना कह लो कि उसकी प्रिसिशन खराब होगी, अब ये कह सकते हैं। हाँ ना, ट्रू वैल्यू तो कोई सी भी हो सकती है ना, वो मैंने तो ऊपर एक ऐसी जनरल सी बता दी थी कि भाई 9.8 के हिसाब से देखो तो ग्राफ ऐसा बनेगा। आप अगर मिसाल के तौर पर ट्रू वैल्यू 20 होती तो फिर ग्राफ पीछे की तरफ होता है ये वाला। बस बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ट्रू वैल्यू से दूर होगी एवरेज वैल्यू। ठीक है जनाब, तो आज का लेसन हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला कल की क्लास के अंदर हम एरर्स और अनसर्टेनिटी को शुरू करेंगे, सही है। उसमें थोड़ा सा हमें
शायद टाइम लगेगा, कल का लेसन और थर्सडे का लेसन दोनों जाएंगे, और फिर ये है कि उसमें भी मैं कहता हूँ कि शायद कंप्लीट नहीं हो सकेगा, अनसर्टेनिटी काफ़ी डिटेल के अंदर है हमारे सिलेबस के, उसमें थोड़ा सा मज़ा आएगा। ठीक है भाई, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना, टेक केयर, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।